हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। आरंभ बैच 2.0 2023 में देने वाले एग्जाम के बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस होने वाला है। क्योंकि अगर आप 12th में फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, निगेटिव थिंकिंग आती है बच्चों के अंदर कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, बेटा समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर भरे नहीं, आपके अंदर ठूस ठूस के भरना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स आपको यूं समझ में आएगा। प्रॉब्लम वही है कि छोटे छोटे चीजें, फार्मूले पता नहीं होते, उसके कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, इसलिए वाट लगती है। या अगर आप लोग आपकी खुद की वाट लगाने से बचाना चाहते हो तो चलिए मेरे साथ। आज हम लोग देखने वाले कुछ कॉन्सेप्ट। पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है बेटा। पार्ट 1 में मैंने कुछ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताई है। आज भी वैसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पार्ट में मैंने उसको काट दिया ताकि बच्चे बोर ना हो जाए कंटिन्यू। तो यार ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चे का दिमाग में आएगा सर प्रेशर का भी यही फार्मूला था। हाँ, लेकिन मीनिंग अलग है बेटा, समझे। ये इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। लेकिन इस स्ट्रेस के भी टोटली 3 टाइप्स है मेरे पास। कितने टाइप्स है? 3 है। मैं इधर वैसे ही स्ट्रेन भी लिख के देता हूं ताकि आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आए। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या बेटा? क्या है डिवाइडेड बाय? ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है। ये फार्मूला इसका। ओके, अब देखो इसके टाइप्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस या टेंसाइल बोला होगा, कॉम्प्रेसिव ऐसा नाम दिया होगा आपने, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका भी फार्मूला क्या होगा? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन बेटा यहां पे क्या करते हैं कि एक धागा लेते हैं जो स्टील की वायर हो, इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूं हमारा कुछ फोर्स, और ये फोर्स लगाने के कारण इसकी लेंथ चेंज होगी। देखो यफ, और यफ होता है बटा है mg, ठीक है बेटा। तो इसी फार्मूले को मैं mg, और एरिया किसका बेटा? ये सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। बेटा ये ध्यान से 2 बार 3 बार वीडियो देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत परेशानी हो सकती है आपकी, ठीक है। दूसरी टाइप है बेटा यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेस। कौन सा? वॉल्यूम ट्रेस। इसमें भी फार्मूला वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो ये कौन सा फोर्स है बेटा? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। सॉरी, क्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन समझते हो ना? इसको तोड़ो तो तोड़ने से कैसे क्रॉस बनता है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां पे बेटा प्रेशर चेंज होता है। सर कैसे? यहां पे लेता है बलून का एग्जांपल। आप लोगों ने बलून के ऊपर नहीं किया, ऐसे फोर्स डाल दिया, तो इस फोर्स जो है बेटा पर यूनिट एरिया, ये इसका प्रेशर चेंज होगा। बलून, बॉल देखा होगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, देखो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। थर्ड वन है बेटा शेयरिंग ट्रेस। शेयरिंग ट्रेस, वहां पे भी है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसे सर टेंजेंशियल? क्यों? देखो बेटा ये जो चीज है ना, कोई बुक है तो और भी अच्छी है, ठीक है। यहां पे ये मेरे पास ओरिजिनल कोई चीज है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये चीज यहां से यहां शिफ्ट हो गई। कहाँ हो गई? यहाँ। तो यहाँ पे एंगल तैयार हुआ बेटा, ये ए से ए डैश बना, ये बी से बी डैश बना, समझे। ये सी और ए डी। बात समझ में आ रही? ऐसे टेंजेंशियल फोर्स है। सेम डिफाइन बेटा स्ट्रेन के बारे में लिखेंगे, तो देखो वही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहा हूं। देखो चेंज डायमेंशन क्या हो रहा है इसमें? पहले ओरिजिनल लेंथ यल थी, छोटी लेंथ चेंज हो गई। देखो ओरिजिनल लेंथ यल थी इसकी, ये छोटी लेंथ चेंज हो गई, है ना। डायमेंशन क्या चेंज हो रहे? तो चेंज इन लेंथ, स्मॉल एल लिखूंगा डिवाइड बाय कैपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, यही डायमेंशन चेंज होंगे इन डायग्राम के ऊपर अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्या बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेस है। देखो वॉल्यूम स्ट्रेस था, यहां पे स्ट्रेन क्या है बेटा? डायमेंशन चेंज क्या हो रही? वॉल्यूम चेंज हो रहा। पहले वी था, अब यहां पे dv होगा, चेंज होगा उसका वैल्यूम दबाने के कारण, तो चेंज इन वैल्यूम टू ओरिजिनल वैल्यूम। थर्ड वन फार्मूला बेटा शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? तो बेटा यहां पे चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ नहीं, यहां पे
ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, देखो ऐसे करो, है ना। तो यहां पे मेरे पास जो मिलेगी चेंज, डायमेंशन चेंज होने से यहां पे जो चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ जैसे है, तो यहां पे tan थीटा मिलेगा, देखो ना ये थीटा कैसे बेटा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। यार आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, चेंज क्या हो रहा है, ए डैश टू ये जो एडी है, एडी, तो ये तो tan थीटा जैसे है ना यार, tan थीटा है ना, ठीक है, अपोजिट साइड ए डैश ओरिजिनल। अब इसको नहीं क्या आप लोग अप्रोक्सीमेटली थीटा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, थीटा, क्योंकि ये स्मॉल एंगल होता है। तो ये बेसिक फार्मूले, और भी मैं आगे बढ़ने वाला हूं धीमे धीमे, डोंट वरी, आप लोगों को ये फार्मूले पहले समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखो हुक्स लॉ, अरे वो पैंट का हुक नहीं रे हुक्स लॉ कुछ भी सर ऐसे ऐसे नाम लेते हैं, कौन सा लॉ बेटा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हम लोग देखने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है बेटा, विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब हर चीज को एक लिमिट है, जैसे कि मेरे खाने की एक लिमिट है वैसे रबर की एक क्या होती है, एक लिमिट तक खींच सकते, नहीं तो टूटेगी बेटा, बराबर है ना। वैसे किसी चीज की विद इन द इलास्टिक लिमिट तक ये लॉ लागू होता है, ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ, मतलब जितना ना आप खींचोगे उतनी ही लेंथ बढ़ेगी, लेकिन लिमिट के बाहर चले जाओगे तो नो, फिर वो प्रोपोर्शनलिटी जो है, एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ कहीं ना कहीं फेल हो जाता बेटा, ट्रेस का कर, है ना। इसको लिखते कैसे लेकिन सर, देखो ट्रेस डिवाइडेड बाय ये डिवाइड आएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं कांस्टेंट, ये हुक्स लॉ है, सिंपल। अब हम लोगों को यंग मॉडुलस सबसे पहले देखना है, यंग मॉडुलस, ठीक है, उसका सिंबल है y। देखो इसका फार्मूला बेटा लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वही फार्मूला है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस अब भी देखा था, याद है आप लोगों को, ट्रेस का फार्मूला एक्चुअल में था हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन एफ की वैल्यू मैंने बोला था आप लोगों को याद होगा, एम जी, याद है ना, आपने बोला था एरिया होता बेटा पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू स्ट्रेन की चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस अभी बोला मैंने, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस चेंज इन लेंथ डिवाइडेड का डिवाइड न्यूमरेटर जाता, तो ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा, बात समझ में आ रही बेटा, कुछ ही नहीं, मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है तो आपको तो पता है, एम जी डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ थी, लेकिन डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर जाता, होगा यंग मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है सर, बल्क मॉडुलस, इसको के से दिखाते हैं, इसको लिखते हैं बेटा वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। देखो यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेस क्या था याद होगा आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा था यहां पे, प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ना लिखते हुए मल्टीप्लाई लिखता हूं, अरे ये इसका डिवाइड है ना, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर जाता है, तो बन गया सर। एक कॉम्प्रेसिबिलिटी है बेटा, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, 1/k, मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेसिबिलिटी है, ओके। चलिए थर्ड वन है बेटा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है अभी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको किसके ईटा से दिखाएंगे क्या, ठीक है, सिंबल है, आपकी मर्जी कैसे भी दिखा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, ओके। अब देखो इसका क्या बेटा, शेयरिंग ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग ट्रेस क्या था यार, शेयरिंग ट्रेस क्या था हमारे पास,
फोर्स पर यूनिट एरिया, बराबर है, शेयरिंग ट्रेस। अब स्ट्रेन tan थीटा, अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखा था तो ये थीटा आएगा ओनली, खत्म किस्सा। बात समझ में आ रही बेटा? यंग मॉड्यूल्स मैंने क्या किया यार, जो मैंने आपको ट्रेस और स्ट्रेन के जो टाइप पढ़ाए थे, इसका कॉम्बिनेशंस, मतलब यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बस उनका रेशियो तैयार किया मैंने। रेशियो मतलब क्या किया, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, रेशियो तैयार किया, बस डिवीजन कर दिया, दूसरा कुछ ही नहीं किया इसमें। ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा पॉइजन रेशियो, सर किसको पॉइजन दोगे, किसी को लेना है तो आ जाओ भैया औरंगाबाद। पॉइजन रेशियो सर इतने जल्दी मत बताओ। ठीक है, देखिए पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो जो है बेटा, इस पॉइजन रेशियो में हम लोगों को होता है लैटरल स्ट्रेन, अप स्ट्रेन का ही रेशियो है, लैटरल स्ट्रेन। यहां पे लीनियर लिखते हैं, कुछ लोग लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं पहले से, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल लिख सकते हैं, कभी कभी लीनियर, लॉन्गिट्यूडिनल की जगह पे लीनियर। अब ये लैटरल स्ट्रेन क्या है सर, चेंजिंग डायमीटर टू ओरिजिनल, नहीं चेंजिंग डायमीटर मतलब ये कैसा आएगा सर, ये नहीं हो सकता। ओके, अब देखते हैं, देखिए यहां पे चेंजिंग डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। देखो खाली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो पता था, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ये तो पता है ना आपको, कोई टेंशन तो नहीं है, समझे क्या? ओके, और जो लैटरल है ना, चेंज इन डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर, ये पता नहीं था, लॉन्गिट्यूडिनल था अभी पता था, डिवाइड का डिवाइड इसलिए ऊपर जाएगा, मतलब स्मॉल डी, ये डिवाइड का डिवाइड इसलिए ऊपर गया, ये कैपिटल डी और स्मॉल एल हो गया बेटा पॉइजन रेशियो। ये कौन है, ये कभी कभी रेडियस के फॉर्म में भी आ सकता है, डी इज इक्वल टू ट्वाइस आर, तो टू भी मर सकता है, ये डी के जगह पे स्मॉल आर और कैपिटल आर भी आ सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो है सिग्मा, 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 समझे क्या? ओके, समझ में आ रहा है कुछ? चलो आगे बढ़ना है। देखो इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं अभी स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में निकालते पहले, और ये फार्मूला आता है 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन। लोड मतलब फोर्स, एक्सटेंशन मतलब यल, ठीक है ना, वो वायर के ऊपर हमने फोर्स लगाया था तो एक्सटेंशन आ गया था, ये ओरिजिनल, या कुछ W इज इक्वल टू भी फार्मूला लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। अब देखो मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलने वाला हूं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है 1/2 एफ बाय एल। मुझे बताओ क्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे कि सर वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ, ओरिजिनल फार्मूला तो एल बी इंटू एच होता है ना यार, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो मैंने बोला इस वॉल्यूम को ऐसा रखता हूं ए, और यहां पे ओरिजिनल लेंथ बोल के यल लिखता हूं, क्या फर्क हो रहा है? अरे वॉल्यूम का एरिया इंटू लेंथ, यहां पे कैपिटल यल रखो, समझे क्या? अब कुछ फील हो रहा है क्या सिर्फ, है ना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को 1/2 फोर्स पर यूनिट एरिया, किसका फार्मूला है बताओ, बताओ यार, बताने से ही होता है क्या? ये सर ट्रेस लग रहा है। ओके, ये कौन लग रहा है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये तो स्ट्रेन है बेटा। लेकिन यंग मॉडुलस में हम लोगों ने क्या किया था यार, तो ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रखा था। अब मुझे बताओ अगर मुझे ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे ट्रेस निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 मुझे ट्रेस की वैल्यू y मतलब यंग मॉडुलस, ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेन, देखो ट्रेस की वैल्यू y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन ऐसे दो हो गए तो इसलिए स्क्वायर करो ना सर, एक स्टेप क्यों बढ़ाते हो? समझ में आ रहा है? मतलब ओनली स्ट्रेन दिया है और यंग मॉडुलस दिया, तब ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। व्हाट इट? अब सेम टू सेम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को 1/2 आप लोगों को स्ट्रेस के फॉर्म में लिखना है। अगर ये स्ट्रेस है तो ये देखो ना, अभी स्ट्रेन रखना है तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, अरे ये इधर आएगा, वाई नीचे जाएगा,
तो इसका मतलब ट्रेस के फॉर्म में रखना है, कुछ नहीं, ट्रेस का स्क्वायर करो तो डिवाइडेड बाय वाई आ रहा है ना, ये वाई इधर है, समझे। अब कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका फार्मूला बता देता हूं, एफ बाय एन, है ना, एफ बाय एन। अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो यस लगाओ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो। काइनेटिक है तो के लिखो, फार्मूला तो वही है, ठीक है। एन इज द नॉर्मल बेटा फोर्स, और ये कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू है, म्यू, ये यू नहीं म्यू है, म्यू, अब म्यू लग रहा है, समझ में आ रहा है। ये सिंपल फार्मूला है, आपको याद होने चाहिए और अच्छी तरह से होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग एक एक फार्मूला लिख के रहे रहो और दिमाग में डाल रहे हो, और हमेशा देखो आपको एक शॉर्टकट नोट्स ही बना रहा हूं, और ये बच्चे जो करेंगे ना श्योर शॉट, मैं इतने गारंटी के साथ बोल सकता हूं यार कि कोई भी बंदा 12th में आने के बाद ये नहीं पूछेगा सर ये फार्मूला कहां से आया, ठीक है ना। बच्चे बहुत सारे मतलब परेशान होते हैं, मुझे पता है यार। उसके बाद में टेम्परेचर के स्केल देखनी हम लोगों को, क्या देखनी बेटा, टेम्परेचर स्केल दिखनी है। सर टेम्परेचर स्केल में कौन कौन सी स्केल होती है, नाम तो सुना होगा, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डॉक्टर के पास जाने के बाद यहाँ डाल के टेम्परेचर गिनते, पता है ना आप लोगों को। पहले तो मर्क्यूरी का था, ऐसा रेड कलर के ऊपर जाते थे, आजकल तो पता है डिजिटल ज़माना आ गया तो टिक 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 घड़ी जैसी होती है वैसे काउंट करते, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद में केल्विन, जो टेम्परेचर केल्विन में गिनते हैं। तो आपको मुझे बताओ जो डिग्री सेल्सियस है उसका लोएस्ट पॉइंट क्या, 0 डिग्री सेल्सियस है सर, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पॉइंट कितना बेटा 100 डिग्री, इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का लोएस्ट पॉइंट जो है ना बेटा, लो पॉइंट सबसे 32 है, और हाईएस्ट क्या बेटा 212 माइनस 32 करना। देखो यहां पे माइनस क्यों नहीं किया सर, 0 कर सकते हो। देखो क्या करना है, आपकी स्केल, टेम्परेचर की स्केल कौन सी, फ़ारेनहाइट, लोएस्ट पॉइंट माइनस करो, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। अब ये 100 में से 0 माइनस किया तो वही आने वाला था, इसलिए नहीं लिखा। कौन सी स्केल लोगे अभी, केल्विन की। लोएस्ट पॉइंट क्या है इसका, एक्चुअली बेटा 273.15 होता है, 0.15 में नहीं लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। यहां पे हाईएस्ट पॉइंट रहता है 375, 73 भैया 73, है ना ये, ओके। ये इसका फार्मूले से आप कोई भी चीज कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो भैया, कन्वर्ट। यार कुछ लोग बोल रहे हैं सर और मैं इसको कैसे लिखूं, मैं बोलूंगा यहां पे डिग्री सेल्सियस है इसीलिए 5 करो, यहां पे जो फार्मूला है ये कैसे लिखे सर, तो F माइनस 32 डिवाइड बाय 9, यहां पे कैसे करूं सर, TK माइनस ये डिवाइडेड बाय कितने 5 ही। सर ये कैसे लाया आपने, क्या किया, इसको थोड़ा सा कन्वर्जन कर लिया मैंने, ठीक है, इसका कन्वर्जन किया बेटा मैंने, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। मतलब सर देखो ना, मैंने ये 100 को डिवाइड बाय 20 से किया, इनका सब्ट्रैक्शन किया, 180 होता है, 180 डिवाइड बाय 20 9 आता है, ये 100 को डिवाइड बाय 20 से करो, इससे कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको कि आपका जो टेम्परेचर है वो 102 है, कंसिडर कर रहा हूं, आपको डॉक्टर ने बोला 102 आपका टेम्परेचर है, तो भैया इतना टेम्परेचर आपको तो पता धूप काला है, अभी धूप काले में तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 42 45 होने के बाद आदमी की क्या हालत हो रही है, तो 102 तो मर जाएगा आदमी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो C/5 यहाँ पे 102 माइनस 32 डिवाइड बाय 9, तो C/5, चलो सब्ट्रैक्शन करो, तो ये तो हो गया 0, ये 10 में से 3 गए 70, है ना, ये 9, मुझे लगता है कि C इज इक्वल टू यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 9 बराबर है यार, डिवाइड बाय 9, बोलो क्या होगा यार, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो 40 के आसपास भी नहीं आ रहा है ना, 36 भी माने तो, मैं मान रहा हूं इसको 36 है, तो भी क्या हो रहा है 40 के भी कम है,
39 से 40 से भी कम है टेम्परेचर। आदमी का शरीर का, आदमी को तो पता है आपको 37 रहता है, बराबर है ना, मतलब कम है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं, मरने की चांसेस कम है। समझे क्या, मैंने कन्वर्जन अप्रोक्सीमेट लिया, नहीं तो सर 39 पॉइंट समथिंग है सर, बोलने की जरूरत नहीं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ओनली बता रहा हूं। अब हम लोगों को कुछ लॉ देखना है। पहला लॉ बेटा बस स्पेलिंग कुछ अलग है क्या उसकी, नहीं, हाँ स्पेलिंग थोड़ी सी, चार्ज नहीं हो, अलग है, थोड़ी सी अलग है बेटा, बताता हूं। इसकी जो स्पेलिंग है ना अलग है ना, CHAR, चार्ज, ऐसे चार्ज लॉ। चार्ज लॉ के लिए मैं हमेशा दूध का एग्जांपल देता हूं, टायर का एग्जांपल देना है, दूध का एग्जांपल कुछ प्रॉपर्टीज काम नहीं करती, ठीक है, लेकिन मानना है आपको समझने के लिए। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब सर देखो, दूध लाते हो, गैस पे रखो, क्या होगा बेटा, दूध का टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे वो दूध क्या होता है, उबालने लगता है, बॉइल्स होता है, और उसका वॉल्यूम बढ़ाता है ना। कभी कभी तो बोलते ना मराठी में कहावत है बेटा, दूध उतू गेला धान दे भावा उतू जाईल, गैस पर रखे, तो ये कहानी है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रेशर लॉ बोलते हैं या गे लुसाक्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर लॉ या गे लुसाक्स लॉ, दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T बेटा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, T है। मतलब क्या बेटा, इसका एग्जांपल क्या दोगे बेटा, प्रेशर कुकर। अरे खिचड़ी खाते होगे ना घर में, तो आपको पता है खिचड़ी के टाइम पे क्या होता है यार, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। देखो सिट्टी को थोड़ा सा ऊपर करो, कैसे हवा निकलती है, सर हमारी नहीं, वो प्रेशर की बोल रहा हूं, है ना। प्रेशर कुकर का एग्जांपल दे सकते हो। बाद में बॉयल्स लॉ है बेटा, बाद में थर्ड कौन है, बॉयल्स लॉ है। अब इस बॉयल्स लॉ में हम लोगों को यह समझ के लेना है सबसे मेन कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। सर इसका एग्जांपल दे दो, जैसे कि इसका दे दिया आपने दूध का, इसका दिया प्रेशर कुकर का, इसका किसका दोगे बेटा। क्या सिलेंडर, पता है गैस का सिलेंडर रहता है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो यहां पे कौन कांस्टेंट है बेटा, P कांस्टेंट है। यहां पे कौन है बेटा, वॉल्यूम, देखो कभी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कौन है बेटा, कांस्टेंट है। जो प्रेशर कुकर का 10 लीटर का है तो 10 लीटर, घर पे पूछो मम्मी को कितने लीटर का प्रेशर कुकर है हमारा। और इसमें टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता ना भैया, तो ब्लास्ट नहीं होता। मैं दबा रहा हूं किसी चीज को, वॉल्यूम कम कर रहा हूं, है ना। देखो प्रेशर कुकर में, सॉरी सिलेंडर में क्या करते हैं, प्रेशर से गैस को भरते और वॉल्यूम मिनिमाइज करते, कम करते, वॉल्यूम करते हैं कि नहीं। देखो ना उसको कॉक चालू करके फुस कैसे एकदम गैस बाहर हो, वॉल्यूम एक्सपांड हो जाता है ना। मतलब बेटा प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को कम करते, इनवर्सली मतलब है। लेकिन टेम्परेचर मेंटेन है, अगर टेम्परेचर बढ़ता तो हमारे घर में ब्लास्ट होने के चांसेस रहते। गॉट इट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहीं पे कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सर कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देखो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका सिंबल है बेटा अल्फा। लीनियर मतलब लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, है क्या नहीं। तो इसीलिए इधर मत जाना भाई, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं तेरे को, यही रुकना पड़ेगा, समझा क्या। चलो अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, टेम्परेचर जो चेंजेस है T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अब यही फार्मूला कुछ बच्चे ऐसे भी लिखेंगे तो टेंशन मत लेना कि सर यहां पे चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड डेल थीटा भी लिख सकते हैं। यार ये लिखने की मेथड है यार, इसको डरना नहीं है, सामना करना। इसका एक ही मतलब है, चेंज इन लेंथ मतलब क्या है बेटा, लेंथ में कितना डिफरेंस है, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, टेम्परेचर डिफरेंस है इसलिए डेल थीटा लिखा है,
ठीक है। अगर इसकी लेंथ हम लोगों को टेम्परेचर देने से, जैसे कि मैंने एक रॉड ले लिया, रॉड को मैंने गैस के ऊपर रखा, क्या हुआ भैया, उसकी लेंथ बढ़ती है, देखा होगा आपने, लेंथ बढ़ती है। तो लेंथ बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है सर? तो टेम्परेचर देने से एल टी लिखता हूं, ये एल नॉट ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा टी, इतनी लेंथ बढ़ती है। व्हाट इट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ बेटा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे वैसे लिख सकते हो, लेकिन बता रहा कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये सही फार्मूला। ये कितनी लेंथ बढ़ेगी टेम्परेचर देने से, वो वैल्यू यहां पे है। ओरिजिनल लेंथ कितनी सर? 1 मीटर। सर ओरिजिनल लेंथ क्या हमारे पास? ऐसे तो नहीं होने वाला है सर, ओरिजिनल मेरे पास 1 मीटर है और मेरी 100 मीटर मेरी लेंथ बढ़ रही। नहीं बेटा, वो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगी। अगर 1 मीटर रही तो 1.1 मीटर हो सकती है, 1.2 मीटर हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा डबल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे अलावा क्या हो सकता है? 1000 मीटर तो नहीं बढ़ेगी, मतलब ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड है ना? ओके, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, सेम कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर, आप एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे, यही वर्ड क्या बोलेंगे, ये समझ में आ रहा है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ एरिया रहा तो वो कितना बढ़ सकता है? एक्सपेंशन। चलो, इसके लिए कैसे लिखूं मैं? बीटा। क्या बेटा? बीटा। अब एरिया की बात चले तो A2 माइनस A1 लिखूंगा डिवाइड बाय A1 टेम्परेचर T2 माइनस T2। मेरी बात समझ में आ रही है कि बेटा? फार्मूले सेम है, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझो कि फार्मूले में दिया क्या, बस यल यहां पे एरियल एक्सपेंशन, एरिया के बारे में, मतलब ये सरफेस एरिया इस बोर्ड का, तो ये बोर्ड का सरफेस एरिया जो है ना, तो बात समझ में आ रही होगी, एरिया कितना बढ़ेगा टेम्परेचर देने से, है ना? तो ये निकालेंगे ऐसे, AT इज इक्वल टू A नॉट, ओरिजिनल एरिया था ये 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है बेटा, तो ये मुझे एरियल एक्सपेंशन। अब से लेंथ बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ सकता है। जैसे कि बलून ले लिया या कोई बॉल ले लो, स्टील का बॉल है मेरे पास, उसको मैं गर्म कर रहा हूं तो उसका भी एक्सपेंशन होगा, है ना? वो भी ऐसा फैलते जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो गामा होता है यहां पे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 T2 माइनस T1। ठीक है, और यहां पे यही VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा टी। नहीं यार, मैंने कुछ यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा लिखना चाहिए, यहाँ पे गामा लिखना चाहिए, सॉरी यार। ठीक है, ये बीटा है, मैं लगे तो यहाँ पे कट करके दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए, सॉरी थोड़ा सा ये बीटा होगा, ये गामा होगा। बात समझ में आ रही है? तीनों फार्मूले मैंने लिख के दिए हैं बेटा। क्या यहां पे अल्फा बीटा गामा लिखा है, इसका रिलेशन हो सकता है? हाँ जी, इसका रिलेशन भी होने वाला है। क्या रिलेशन होगा सर? थोड़ा सा बताइए सर, थोड़ा सा बताइए। चलो, रिलेशन बिटवीन, अगर कभी कभी इसका रिलेशन आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है ना, गामा निकालो, बीटा निकाल दिया, अल्फा निकालो। रिलेशन बिटवीन अल्फा कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ एरियल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या बेटा? अल्फा बीटा एंड गामा, कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कुछ नहीं बेटा, अल्फा लिखो इक्वल टू करके बीटा लिखो इक्वल टू करके गामा लिखो। लिख दिया। इसके नीचे देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का, खत्म किस्सा। आपकी इसमें अल्फा इज इक्वल टू लिखा है। किसी ने पूछा कि अल्फा और बीटा का रिलेशन, बस दोनों का रिलेशन लगा दो यार, बीटा इज इक्वल टू टॉइस अल्फा, बन गया कि नहीं? किसी ने पूछा कि इसका और इसका रिलेशंस है ना, इसका और इसका मतलब बीटा बाई 2 गामा बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 बीटा 2 गामा। किसी ने पूछा कि अल्फा और गामा का रिलेशंस, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये सिंपल चीजें हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जैसे सवाल होते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। चलिए, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला।
स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी यस इज इक्वल टू डेल क्यू यम इंटू डेल टी है, या अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एंड टेम्परेचर कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, कुछ बच्चे को लगेगा सर क्या बोर हो रहा है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। नहीं बेटा, नहीं है तो करो, नहीं तो बहुत तकलीफ जाती। बाद में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, इसके मोड होते बेटा। हीट ट्रांसफर कैसे होती है? नंबर 1 होता है बेटा, सबको पता होगा शायद, कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन बेटा? मतलब क्या है, जैसे कि एक रॉड है, एक रॉड को मैंने गैस होता है ना हमारा, ये रख दिया गैस के ऊपर और इसको गर्म कर रहा हूं। आपका हाथ यहाँ पे, क्या हाथ को गर्म लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो हीट का ट्रांसफर होने का जो मोड है वो स्लो मोड है। स्लो कैसे? ये क्या करता है, पहला मॉलिक्यूल का हीट ऑब्जर्व करेगा, उसके पास एक्सेस हो गई, ज्यादा हो गई तो 2 नंबर पे, 2 नंबर की ज्यादा हुई तो 3 नंबर के मॉलिक्यूल को, 3 नंबर के 4, बाद में 5, बाद में 6, ऐसे करते करते हीट ट्रांसफर करने के लिए बहुत समय लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा समय लगता है, मतलब यहां पे हीट ट्रांसफर होने का मोड स्लो मोड है, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन। खुद मॉलिक्यूल यहां से ए से बी की तरफ नहीं जाता है, इसको कंडक्शन कहते हैं। विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज कंडक्शन। सर कन्वेंशन क्या है? देखो एक कन्वेंशन मोड है, जैसे कि पानी को उबालते हुए देखा होगा, तो पानी में क्या होता है बेटा, पानी उबालने के बाद क्या होता है कि नीचे वाले मॉलिक्यूल को गर्म होते हैं, गर्म होने से उसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने के कारण ये जो पानी है, ये गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे, मतलब मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर के नीचे उबालता है ना पानी, देखो ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, पता है ना, ये प्रोसेस होती है ऐसे, मतलब एक्चुअल माइग्रेशन हो रहा है, पार्टिकल खुद ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये थोड़ा सा फास्ट मोड है बेटा कन्वेंशन से। और तीसरा है बेटा रेडिएशन। रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट मोड है, और इसी को हम बोलते हैं सनलाइट का एग्जांपल दे सकते हैं। 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर बेटा, कितना 3 लाख किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है बेटा रेडिएशंस। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को कुछ कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। यहाँ पे के सिंबल होता है इसका, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट थीटा होता है बेटा, डिवाइड बाय डेल एक्स, और वो टाइम कितना है, कितनी इस क्रॉस सेक्शन, समझे कंडक्टर है ये, सॉरी यहाँ पे हीट कितने, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने टाइम फ्लो हो रही है, अमाउंट ऑफ हीट कितना है, एरिया कितना है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, इसके ऊपर डिपेंड रहता। कभी कभी क्यू की वैल्यू भी हम लोगों को इंपॉर्टेंट होती है, तो के ए ये इधर मल्टीप्लाई किया ना, डेल थीटा मतलब टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट ये आता है। सर ये क्यों निकाल रहे थे आप? इसका भी मुझे थर्मल रेजिस्टेंस बोल के उसमें काम आने वाला है। थर्मल कौन सा बेटा? ये थर्मल कंडक्टिविटी है। कौन है बेटा? लिख देता हूं, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ना, कोएफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर ही ले लेता हूं ताकि हम लोगों को यहां पे काम आ जाए। चलिए ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी बेटा, ध्यान से सुनना बहुत। थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को पहले हीट पता होनी चाहिए। तो हीट होती है बेटा वर्क अप, मतलब जैसे कि अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, लेकिन क्यू की वैल्यू मुझे पता है के ए डेल थीटा डिवाइड बाय डेल एक्स इनटू टाइम डिवाइड बाय टाइम, टाइम कैंसल, हीट मिल गई। मुझे थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। कौन सा रेजिस्टेंस है? लिख दो एक बार, थर्मल रेजिस्टेंस, आपको पता होना चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है और हीट।
अब इसको नहीं क्या, डेल थीटा को हम लोगों को डेल थीटा को लिखना पड़ेगा डेल टी। देखो नहीं तो बच्चे बावले हो जाते हैं, सर आपने क्या लिखा, मैं बोलता हूं मैंने बराबर लिखा, लेकिन बच्चे बोलते नहीं सर पता नहीं आपने क्या लिखा है। चलो R इज इक्वल टू देखो डेल टी, ओके लिख दो ऐसे। इसकी वैल्यू तो पता है हम लोगों को, क्या लिखी सर के ए, इसको लिखना था डेल टी डिवाइड बाय डेल एक्स, ओके। तो मुझे लगता है ये डेल टी मर गया। अब डेल एक्स को भी लेंथ लिखते, क्या फर्क हो रहा है, तो यल है ना, ये बचा है के, ये थर्मल रेजिस्टेंस मिला है। उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हमेशा एग्जांपल देता हूं। क्या आपके घर में आप भले चाय पीते हो ना पीते हो कोई टेंशन मत लो, लेकिन चाय पीने वाले के पास चाय का कप रख के रखा और उसने 5 मिनट लेट कर दिया, चाय कैसे पीते भैया, कोल्ड पीते या हॉट पीते, गर्म ही पीते ऑब्वियसली। तो चाय क्या हो जाएगी 5 से 10 मिनट के बाद ठंडी हो जाएगी, तो चाय में मजा नहीं आएगा। तो बेटा वही एग्जांपल मैं देता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर एक्सेस दिया था ये सराउंडिंग से, सराउंडिंग का समझो। आज मेरे घर पे जो टेम्परेचर मान रहा हूं मैं 40 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है धूप बहुत ज्यादा है इसलिए बता रहा हूं, बाहर की है ना, अंदर समझो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मैं कितना दे रहा हूं चाय को, उबालता हूं ना, बॉईल करता हूं 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने कितना 70 एक्सेस दिया। तो वो जब आप लोग ला के रखोगे, ये सर चाय आपका, ये आपकी चाय रख दी मैंने। अब चाय रखने से क्या होगा बेटा, जो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर फटाक से वो बाहर डालने की कोशिश करेगा। वो क्या चाहता है, टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता है, रूम टेम्परेचर। तो जो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है वो फॉल होता बेटा, इसीलिए इसको लिखते हैं डी थीटा बाय डेल टी। कुछ लोग टी लिखते हैं, हाँ, तो के यहां पे थीटा माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से। जो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। फॉल कितना, फॉल मतलब कितना उतरेगा वो नीचे टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली आप लोग बोल सकते हो जितना एक्सेस है उतना फॉल होगा, जैसे चाय के एग्जांपल की बात। चलो यार हम लोग अब बात करेंगे, बात करने वाले बहुत इजी और सिंपल चीजों पे, टाइप्स ऑफ व्यूज। कोई क्या देखने वाले बेटा, टाइप ऑफ व्यू। वेव के कितने टाइप है, बेसिकली हम लोग देखते बेटा मैकेनिकल वेव्स, जो वेव ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत है, मीडियम की। जैसे मैं साउंड बात कर रहा हूं, आप क्यों सुन पा रहे, एयर मीडियम है। अगर यहां पे वैक्यूम बनाए जाए तो आवाज ही नहीं आएगी, अगर मून पे चले गए वैक्यूम है वहां पे तो मून पे आवाज नहीं आती बेटा एक दूसरे को, ठीक है ना। तो मैकेनिकल वेव्स मतलब जो वेव ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत है, फिर वो एयर मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, वाटर मीडियम हो सकता है, हवा मीडियम हो सकता है, जो भी है, ठीक है। नंबर 2 पे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वेव ट्रैवल होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत लगती है नहीं, क्यों बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जैसे कि सन की लाइट आ रही है, मीडियम बीच में है, बाद में मीडियम नहीं है, आपको पता है, तो भी वेव्स ये आ रही है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाद में प्रोग्रेसिव वेव्स की बात करता हूं। प्रोग्रेसिव जो वेव्स है बेटा, ये प्रोग्रेसिव वेव्स जो है हमारी, ये सबको पता होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब जो वेव कंटिन्यूअसली इन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होती है उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। इसके ही 2 टाइप्स किए गए हैं, एक है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरा है ट्रांसफर वेव्स। बेटा इसका स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्प्रिंग कैसे होते बेटा, ये मैंने ऐसी थी, मैंने इसको खींच लिया, ऐसी हो गई, समझे ना आप लोग, ओके। तो इसको खींचो तो ये वापस आएगी। तो स्प्रिंग कैसे कर रही है, डायरेक्शन उसका और इसका वाइब्रेशन भी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और ये साउंड वेव्स एग्जांपल इसका। ट्रांसफर वेव्स क्या होती है बेटा, ये जो वेव्स है जा रही है ऐसे स्ट्रेट लाइन में और हमारे पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं नीचे ऊपर। देखो वेव जा रही है आगे और मेरी पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्रोपोगेशन जो वेव्स हो रही है उसको परपेंडिकुलर हमारे पार्टिकल अगर वाइब्रेट करें तो उसको ट्रांसफर वेव्स कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है, ट्रांसफर वेव्स। गॉट इट। मैं आगे बढ़ सकता हूं। स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स जो होती है, जैसे कि स्ट्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। स्ट्रिंग होती है ना, देखो स्ट्रिंग को पल करो,
नीचे ऊपर करते पार्टिकल और वेव्स तो आगे जाती है, ठीक है, एनर्जी आगे जाती है। अब देखो स्पीड जो होती है ये रूट ऑफ टी बाई एम, टी इज द, यहां पे टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कितना दे रहे हो, और एम इज द मास नहीं लीनियर डेंसिटी, इसका मतलब होता है स्मॉल एम का मास पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी एक ही वर्ड है, बाकी कुछ नहीं। चलिए बाद में न्यूटन्स लॉ आ गए, बाद में आपको पता होगा लैप्लास फार्मूलाज आ गया, और इसमें हम लोगों ने यही फार्मूला एडवांस करके गामा पी बाय रो। अब रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है सर, डाल दो सर, तो ये गामा, ये पी, ये रो के जगह पे मास, डिवाइड ना लिखते हुए यहां लिखो, क्या फर्क होता है, गामा पी वी बाई एम। और हम लोगों ने पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन नंबर्स ऑफ मोल 1 लिखा है मैंने, तो यहां पे यही फार्मूला V इज इक्वल टू गामा पीवी की जगह पे आर टी डिवाइडेड बाय एम। एम लिखना है तो लिखो, हाँ बुक्स में लिखा है तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी से पता लगता है कि हमारी साउंड की स्पीड, ये स्पीड किसकी है बेटा, साउंड की स्पीड, किसकी स्पीड है, आई विल रिपीट, साउंड की स्पीड। ये साउंड की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किस पे है बेटा, रूट ऑफ टेम्परेचर, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, T इज द टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर बेटा, ये T इज द टेंशन है, ये टेम्परेचर नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये T इज द टेम्परेचर है, मतलब स्पीड बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ा था इसलिए। या ऐसे बोल सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा टेम्परेचर बढ़े, कितना 1 डिग्री, तो बेटा हमारी जो स्पीड है ना वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ती है। बात समझ में आ रही बेटा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया तो 0.61 मीटर पर सेकंड से हमारी स्पीड बढ़ती है, ये बात पता होनी चाहिए, सिंपल है। उसके बाद में डेंसिटी पे भी डिपेंड है, हाँ जी डेंसिटी पे, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, मतलब डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं होती। देखो इसमें प्रेशर दिख रहा है क्या, नो, तो ये सिंपल। उसके बाद में डॉपलर इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट सर बोल रहा है, डॉपलर इफेक्ट, क्या बात है सर। देखिए अब ये डॉपलर इफेक्ट जो है उसको मैं कहानी दोहराऊंगा थोड़ी सी। डॉपलर इफेक्ट में अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला बेटा V प्लस माइनस VO, V माइनस प्लस VS इंटू एन। सर ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब होती कुछ और फ्रीक्वेंसी लेकिन दिखाई कुछ और, देखिए वो डिपेंड करती है सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स एंड ऑब्जर्वर मतलब देखो, सोर्स मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मैं सोर्स हूं, आप सुन रहे हो ना मुझे, आप ऑब्जर्वर हो। जैसे कि आप फोन में देखते रहोगे या आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जहां पे देखते होगे पीसी पे, तो आप लोग ने क्या मुझे सोर्स मानो, एक बार मेरे पास आ जाओ, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अपरेंट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कुछ और है लेकिन आप लोग दूर जाओ कम सुनाई देगा, मतलब हम लोग है ना उसके पास और उसके दूर कितना जा रहे, या दोनों साथ में लेके आ रहे सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो उसके अपरेंट फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट होता है। बेटा ये ध्यान कैसे रखना है सर, VO VS नीचे ऊपर होता, O मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड, यस मतलब स्पीड। देखो अल्फाबेटिकल ABCD में कौन पहले आता, O यस, पता है ना, पहले O आता है तो ऊपर O लिखो, नीचे यस लिखो। इस फार्मूले में गड़बड़ हो सकती है। डॉपलर इफेक्ट ये हम लोग ने क्या बेटा, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है ये देख पाते इससे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे सिंपल सी बात है अभी कि छोटे छोटे चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है, ओके। और मैं दोबारा आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे के मुझे कमेंट आ गए सर ये PDF दे दो, ये करो, बेटा खुद मेहनत करोगे ना तो ही फायदा है, नहीं तो मैं PDF दूंगा, वैसी बात नहीं है। लेकिन क्यों खुद को फंसा रहे हो यार, थोड़ा सा डिवोशन देना सीख लो, डिवोशन दोगे तो ही आपका फायदा होगा, नहीं तो भैया वाट लग सकती है। ये आपकी मर्जी, मैं किसी को मतलब ये नहीं कर रहा। देखो लेंस का फार्मूला यार, मिरर का फार्मूला, लेंस या मिरर, देखो यार यहाँ पे ये जो फार्मूला लिख रहा हूं ना, शायद आपको मेरा फार्मूले में गड़बड़ लगती होगी, लेकिन मेरी अंदर गड़बड़ नहीं है।
ये फार्मूला लिखने की मेथड जो होती है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। ये फार्मूला आपको बुक्स में देखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा लेंस मिरर का फार्मूला आपको तो पता है, लेकिन ये जो है ना वी कौन है, यू कौन है, ये यू है बेटा, यू, सॉरी ये यू है, यू, ठीक है। वी कौन है, यू कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी कौन है, इमेज का डिस्टेंस है, पता है ना आप लोगों को। लेकिन इसमें फॉर्मूले में कभी प्लस कभी माइनस कुछ भी गड़बड़ हो सकती है बेटा। ये v जो है ये इमेज का डिस्टेंस है, ये रियल इमेज है तो पॉजिटिव, वर्चुअल रही तो निगेटिव। मतलब इतना खेल बड़ा है यार इसमें कि आप लोगों को है ना सब चीजें देखना पड़ेगी, नहीं तो बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए बोला स्नेल्स लॉ में हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं लैटरल मैग्निफिकेशंस। लैटरल मैग्निफिकेशन का सिंबल ये है V बाई यू। V कौन है यार, इमेज का अंतर होता है, U क्या है, ऑब्जेक्ट, पता ना। ओके, तो ये सिंपल फार्मूले, ज्यादा हार्ड फार्मूले नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको लिखते हैं बेटा म्यू। क्या लिखते हैं, म्यू। वो होता है C बाई V। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V ये स्पीड है लेकिन मीडियम में। सिंपल फार्मूले ज्यादा नहीं है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा, n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2। सिंपल है। आपको प्रिज्म तो पता है, सबने प्रिज्म पढ़ा होगा। कुछ रिलेशन दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो, अपने प्रिज्म निकाला होगा ऐसे, कभी ना कभी तो निकाला होगा, है ना। प्रिज्म नहीं देखे होगे तो मेरे पास प्रिज्म भी है, देखो ये, समझे क्या, ये प्रिज्म है ना यार, यही प्रिज्म, ये इसका ये सरफेस निकाला मैंने, ये है ना, देखो ना ऐसे, मतलब ये अंदर ऐसे है लेकिन आपको दिखाई तो नहीं देता वहां पे। चलो कोई बात नहीं, मेरी रे आ गई, इंसिडेंट हो गई। आपको पता है ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच में और इसके इंसिडेंट एंगल होता है। अब ये रे जाना चाहिए थी ऐसे कुछ सीधी बात, नो बकवास, लेकिन लाइट बेंड होगी मीडियम चेंज होने के कारण आ गई यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ से मर्ज होंगे, बाहर निकलेगी। बेटा ये जो एंगल होगा आपको तो पता है, ये जो एंगल होगा आपका ये मर्ज इमर्स एंगल, मतलब बाहर निकलने वाला है। ये एक्चुअली लाइट जो है ना बेटा, ये लाइट ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब लाइट ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन बेंड होके ऐसे आ गई, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना इसके बाहर निकलने वाला और ओरिजिनल, ये होगा हमारा कौन सा एंगल, डेविएशन एंगल बोलते हैं। और ये प्रिज्म का एंगल है, ऊपर जो दिख रहा है ये प्रिज्म एंगल है। शायद मेरे ख्याल से इसका रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस इमर्स, ये दोनों ये इक्वल टू होते हैं प्रिज्म का एंगल और डेविएशंस के एंगल के बराबर। समझे क्या बेटा, ये फार्मूला आपको ये क्या दो। सर कुछ प्रिज्म का भी फार्मूला है क्या, हाँ जी फार्मूला इसका भी है, n इज इक्वल टू साइन ये एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। मेरी बात समझ में आ रही, ये प्रिज्म का आपका फार्मूला। सिंपल फार्मूले, ज्यादा हार्ड फार्मूलेज नहीं, कुछ नहीं है। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे यार, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। मीन डेविएशन मैं ज्यादा फार्मूले नहीं दे रहा हूँ चैप्टर में, आपका चैप्टर तो 12 11 में तो बहुत बड़ा पड़ा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो आपको लगने वाले हैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो डी डेल जैसे कि यहाँ पे वायलेट और रेड है समझो, तो वायलेट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट प्लस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड डिवाइड बाय 2 होगा, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद में एंगुलर मैग्निफिकेशंस का एक फार्मूला याद होना चाहिए कि डी बाय यू। ये छोटे छोटे फार्मूले करो इस चैप्टर के, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मैं ज़्यादा यहाँ पे खींचने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन अभी जो चैप्टर पढ़ाओ बताने वाला हूँ उसके फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में काम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये फार्मूले भैया मेरी दुआ लगेगी, आप जितने बार पढ़ सकते पढ़ लो, क्योंकि 12th में एज इट इज फार्मूले में लगाने वाला हूँ। तब बच्चे सोचते बैठते सर ये फार्मूला कहाँ से लाया, क्या कर रहे हो सर। तो डोंट वरी यार, मैं हूं ना आपके साथ, तो टेंशन किस बात की है, मैं हूं आपके साथ। चलिए, सबसे पहले हमारे पास दो चार्जेस है, ये Q1 नाम का चार्ज है और एक सर Q2 नाम का चार्ज है। ये जो अंतर है बेटा वो R है। तो
चार्ज में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, निगेटिव निगेटिव रिपल करते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। हाँ सर, बॉयज एंड गर्ल्स कुछ भी अपना। चलो, तो ये जो है बेटा, इसके लिए हमारे पास के एक सिंबल इस्तेमाल किया, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ऐसा लग रहा है कि ये ग्रेविटेशन लॉ है क्या? यार ग्रेविटेशन लॉ में भी हमने ऐसा फार्मूला देखा, दो मासेस रहे तो G(m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये मासेस है, यहाँ पे चार्जेस है। सर क्या के की भी वैल्यू कुछ लिखने वाले हैं? हाँ जी, तो F इज इक्वल टू यही फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही? सर ये एप्सिलॉन क्या है? तो ये मतलब परमिटिविटी, मतलब इस फ्री स्पेस में से कितनी लाइन पास होगी, ये जैसे लाइट आ रही है मेरी तरफ वैसे। चलिए सर, थोड़ा सा ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता सकते हैं? हाँ, 8.85 है, 10⁻⁻12 है न्यूटन, नहीं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। और 1/4πε0 की जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू याद करना पड़ती है। 12th में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, हम लोग फटाक से वहां से ऐसे बोलते हैं ना, जंप ले सकते हैं यार डायरेक्टली, क्योंकि सिंपल सिंपल फार्मूलेज है, ये कोई ज़्यादा हार्ड वाले फार्मूलेज नहीं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आपको तो पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव से चार्ज से स्टार्ट होती है, निगेटिव पे एंड होती है ना? ऐसे पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे निगेटिव रहता तो यहाँ एंड होती है, ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट, ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती। बहुत ज़्यादा लाइंस रही तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम रही तो कम रहेगी। ऐसे सीधे सीधे कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लेना बुक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सर फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय क्यू किया तो एक क्यू मरेगा, तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो 1/4πε0 यहाँ पे Q बाय आर स्क्वायर। हाँ, एक Q मर गया, Q डिवाइडेड बाय Q है। और कुछ फार्मूले हैं, हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे है ना, सॉरी डी V/d है ये d फॉर डिस्टेंस है ना, समझे। सर क्या पोटेंशियल का फार्मूला है? देखो इसी को फार्मूले में कैसे याद रखता हूं, 1/4πε ऐसा लग रहा है कि एक नंबर का फार्मूला ये 2 नंबर का फार्मूला 3 नंबर के फार्मूले के कुछ मैच कर रहा है। इसमें से एक क्यों हटाया, बाद में इसमें से एक आर हटा दिया, बस फार्मूले में सिमिलरिटी। थोड़ा सा बोलते ना हम लोग, थोड़ा सा कुछ लर्न करने के लिए, कुछ चीज़ें याद करने के लिए, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, फायदा होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सर? बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा, मतलब कोई एरिया में से, ये एरिया मेरे पास, इस एरिया में से कितनी लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है उसको फ्लक्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो ये E.ds है ना यार। ये जो है ना गॉस लॉ जो है, कौन सा सर? गॉस लॉ, इसी से लिखते हैं phi E.ds, इसी को Q/ε0 लिख सकते हैं, या इसको इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, बाद में डॉट प्रोडक्ट होने के कारण cos थीटा लिखते हैं। मैंने पहले बेसिक लेक्चर में आपको स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट होते बता दिया था। गॉट इट? सिंपल सिंपल चीजें हैं, एक बार रूटिंग में आओगे तो पता लगेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है सर? क्या क्या इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू टॉइसियल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है बेटा। समझ में आ रहा है कुछ? टॉर्क क्या होता है? मतलब कुछ चार्ज रहा, उसका टॉर्क रहेगा, टॉर्क मतलब रोटेट होनी चाहिए बॉडी, तो PE साइन थीटा। सिंपल सिंपल फार्मूले, बस ये फार्मूले हमको अगले साल इस्तेमाल करने हैं, लेकिन अगले मतलब यही साल। आप तो 2023 में पढ़ रहे, मतलब पढ़ाई तो अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना। ओके, इसके अलावा कुछ फार्मूलेज है? हाँ जी, इसके अलावा भी कुछ फार्मूले, हाँ जी। कौन से फार्मूले है सर? सिंपल सिंपल बताऊंगा, डोंट वरी, आपके लिए ही फार्मूले ला रहा हूं मैं। देखो बेटा, अगर 2 चार्जेस, एक Q है, दूसरा एक Q है, इसमें से कोई लाइन पास हो, 2 चार्ज में से लाइन, उसको कहते हैं बेटा एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक्सिस पे है ना, एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा 1/4πε0
P इज द मोमेंट, पता ना, आर क्यूब। लेकिन दो चार्ज में से पास हो रही है, दोनों से, इसलिए मैंने यहां पे 2 लिखा। वही सर इक्वेटर किसको बोलते हैं? जो लाइन स्ट्रेट पास हो सेंटर से और एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, इसको इक्वेटर कहते हैं। यही इक्वेटर वाली जो कहानी है, इसी फार्मूले में मैं लिखने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाय आर क्यूब। हो गया। अब देखते चलो, यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दोनों जो ये लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? या कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसमें से जो ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होती है। नॉन यूनिफॉर्म ये नज़दीक होनी चाहिए, कुछ बहुत दूर होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। सिंपल कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। इसका सिंबल लैम्बडा है बेटा, नो शमड़ा ओनली लैम्बडा, चार्ज पर यूनिट लाइन। और इसका यूनिट होगा बेटा कूलम पर मीटर। चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का मीटर। अब लीनियर हो गया। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद में हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। देखो ये 1 2 नंबर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल क्या लेंगे हम लोग? सिग्मा। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस है, इस सरफेस पे कितने चार्ज है? तो चार्ज पर यूनिट, इसका ऐसा यूनिट कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। तीसरा है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको लिखेंगे रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज का यूनिट कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे कि स्पेरिकल बॉल गिर रहे थे ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल फार्मूले यार, ज़्यादा हार्ड फार्मूले करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। जो बच्चे रियल में स्टडी कर रहा है उनका सोना चांदी होने वाला बेटा। बस इस फार्मूले को आपके दिमाग के लिए 4 बार 5 बार वीडियो देखो। बच्चे बोलते हैं 12th में आने का मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, क्या करूं? बेटा ये कर ले मैं जो बता रहा हूं। 12th पढ़ना है ना, अच्छा 12th में अच्छी सीईटी नीट जेडब्ल्यू कोई भी एग्जाम देनी है, बोर्ड की एग्जाम देनी हो, कोई भी एग्जाम दुनिया की, आपकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लिफ्ट देगी, आपको है ना बेटा बिल्कुल बूस्टअप मिलने वाला। लेकिन इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए भैया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ। तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।